कहानी शुरू होती है एक पेड़ और एक सेब से। कहते हैं कि वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे जब एक सेब उन पर आकर गिरा। इस एक छोटी सी घटना ने दुनिया को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। सवाल सिर्फ ये नहीं था कि सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर या दाईं बाईं क्यों नहीं गया। असली सवाल कुछ और ही था। बिल्कुल असली सवाल था कि जो ताकत एक सेब को जमीन पर खींच सकती है, क्या वही ताकत चांद को आसमान में अपनी जगह पर बनाए रख सकती है। हाँ, क्या ये दोनों पूरी तरह से अलग दिखने वाली चीजें एक ही अदृश्य धागे से बंधी हैं? एकदम। और आज हम एनसीईआरटी की किताबों के जरिए इसी अदृश्य धागे यानी गुरुत्वाकर्षण बल के पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि ये बल कैसे काम करता है और क्यों एक गिरते हुए सेब से लेकर पानी पर तैरते एक विशाल जहाज तक सब कुछ इसी के नियमों से चलता है। तो चलिए इस दिलचस्प विषय की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले एकदम बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। ये गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ पृथ्वी की कोई जादुई ताकत है जो चीजों को नीचे खींचती है? ये एक बहुत आम धारणा है, लेकिन असल में विज्ञान कहता है कि ये कोई जादुई ताकत नहीं बल्कि ब्रह्मांड का एक मौलिक गुण है। एनसीईआरटी की परिभाषा के अनुसार ब्रह्मांड में हर वस्तु हर दूसरी वस्तु को एक बल से अपनी ओर आकर्षित करती है। हर वस्तु? हाँ, हर वस्तु। दो वस्तुओं के बीच लगने वाले इसी आपसी आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। एक मिनट, आप कह रही हैं हर वस्तु हर दूसरी वस्तु को, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ पृथ्वी ही सेब को नहीं खींच रही थी, बल्कि वो सेब भी? हाँ बिल्कुल, वो सेब भी पृथ्वी को अपनी तरफ खींच रहा था। गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर और विपरीत होती हैं। पर हमें ऐसा दिखता तो नहीं है, पृथ्वी तो नहीं हिली। बल तो दोनों तरफ लग रहा है, पर असर सिर्फ चींटी पर दिखेगा। वाह, ये बात तो मैंने कभी ऐसे सोची नहीं थी। तो मेरे और इस माइक के बीच में भी गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है? हाँ बिल्कुल कर रहा है, पर वो इतना कमजोर है कि हमें महसूस तक नहीं होता। और यहीं पर गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम यानी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सामने आता है। ठीक है, इस सार्वत्रिक नियम को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। सार्वत्रिक का मतलब तो यही हुआ कि ये नियम हर जगह लागू होता है? एकदम सही। चाहे हम पृथ्वी पर हों, चांद पर या किसी और गैलेक्सी में, ये नियम दो बहुत ही सरल बातें कहता है। पहली बात, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। ओके, तो सीधा हिसाब है। द्रव्यमान के मामले में जितना ज्यादा सामान उतना ज्यादा खिंचाव। जैसे दो बड़े चुंबक छोटे चुंबकों के मुकाबले ज्यादा जोर से खींचते हैं। बहुत अच्छी तुलना की आपने। सूरज और पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, इसीलिए उनके बीच का खिंचाव भी बहुत शक्तिशाली है। और नियम का दूसरा हिस्सा कहता है कि यही बल उन वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये सुनने में थोड़ा, मेरा मतलब है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है। इसे ऐसे समझिए कि दूरी के मामले में हिसाब उल्टा है। जैसे जैसे दो चीजों के बीच दूरी बढ़ती है, उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल कम होता जाता है। ओके। और सिर्फ कम नहीं होता, बल्कि बहुत तेजी से कम होता है। अगर आप दूरी को दोगुना करेंगे तो बल 4 गुना कम हो जाएगा। 4 गुना? हाँ, और अगर दूरी को 3 गुना करेंगे तो बल 9 गुना कम हो जाएगा। अच्छा, तो ये टॉर्च की रोशनी की तरह है। आप दीवार के जितना पास टॉर्च रखेंगे, रोशनी का गोला उतना ही छोटा और तेज होगा। जैसे ही आप पीछे हटते हैं, रोशनी का गोला बड़ा और धुंधलाता जाता है। क्या बात है! ये समझाने का सबसे बेहतरीन तरीका है। और इसी को गणित की भाषा में एक फॉर्मूले से दिखाया जाता है। F = G m1 m2 d²। ठीक है। यहाँ F बल है, m1 और m2 दोनों चीजों का द्रव्यमान है और d उनके बीच की दूरी है। चलिए इस फॉर्मूले को थोड़ा और खोलते हैं। F, M और D तो समझ आ गया, लेकिन ये बड़ा वाला G क्या है? ये कहाँ से आया? ये G, हाँ, ये इस फॉर्मूले का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। इसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं। स्थिरांक मतलब कांस्टेंट? हाँ, कांस्टेंट। ये एक तरह का अनुवादक है जो द्रव्यमान और दूरी को बल की भाषा में बदलता है। हेनरी कैवेंडिश नाम के वैज्ञानिक ने बड़ी मेहनत से इसका मान पता लगाया था, जो है 6.673 × 10⁻⁻11
न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस स्क्वायर। ये नंबर तो बहुत ही ज्यादा छोटा लग रहा है, 10 की पावर -11। और यही इसकी सबसे जरूरी बात है। इस छोटे से नंबर का मतलब ये है कि गुरुत्वाकर्षण असल में एक बहुत कमजोर बल है। यही वजह है कि आपको और मुझे एक दूसरे का गुरुत्वाकर्षण महसूस नहीं होता। अच्छा। ये बल तभी असरदार होता है जब कोई एक चीज बहुत बहुत बड़ी हो, जैसे कि हमारी पृथ्वी। पृथ्वी का द्रव्यमान इतना ज्यादा है कि वो जी के इस छोटेपन की भरपाई कर देता है और हमें उसका खिंचाव महसूस होता है। तो अब समझ आया कि हम दीवारों से या एक दूसरे से क्यों नहीं चिपक जाते। अब उस गिरते हैं सेब पर वापस आते हैं। जब कोई चीज सिर्फ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे गिरती है तो उसे विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मुक्त पतन, यानी फ्री फॉल। फ्री फॉल। हाँ, जब कोई वस्तु मुक्त पतन में होती है तो उसके वेग में लगातार बढ़ोतरी होती है, यानी उसकी गति में एक त्वरण एक्सेलरेशन पैदा होता है। और इसी त्वरण को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जिसे छोटे जी से दिखाते हैं, है ना? बिल्कुल। पृथ्वी की सतह पर इसका औसत मान 9.8 ms² है। 9.8 ms²। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि हर गुजरते सेकंड के साथ गिरती हुई वस्तु की रफ्तार 9.8 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है, अगर हम हवा के प्रतिरोध को नजरअंदाज कर दें तो। पहले सेकंड के बाद रफ्तार 9.8, दूसरे सेकंड के बाद 19.6। हाँ, तीसरे के बाद 29.4 और इसी तरह बढ़ती जाती है। लेकिन एक मिनट, यहीं पर एक और कहानी याद आती है गैलीलियो की। कहते हैं कि उन्होंने पीसा की झुकी हुई मीनार से एक भारी गोला और एक हल्का गोला एक साथ गिराया था। हाँ, ये विज्ञान के इतिहास का एक बहुत बड़ा पल था। उस समय लोग मानते थे कि भारी चीजें तेजी से गिरती हैं, लेकिन गैलीलियो ने ये साबित किया कि सभी वस्तुएं एक ही दर से, यानी एक ही त्वरण से नीचे गिरती हैं, चाहे उनका द्रव्यमान कुछ भी हो। हाँ, चाहे उनका द्रव्यमान कुछ भी हो। ये सुनने में तो बिल्कुल उल्टा लगता है। मैंने तो कभी एक पंख को एक पत्थर के साथ बराबर गिरते नहीं देखा। पत्थर हमेशा पहले पहुंचता। बिल्कुल। और आपका सवाल ही जवाब है। हम जो रोज देखते हैं उसमें हवा का प्रतिरोध एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। पंख का आकार ऐसा है कि हवा उसे ज्यादा रोकती है, जबकि पत्थर हवा को चीरता हुआ निकल जाता है। अच्छा। लेकिन अगर हम एक वैक्यूम चेंबर में, जहां बिल्कुल हवा ना हो, एक पंख और एक भारी लोहे की गेंद को एक साथ गिराएं, तो क्या होगा? तो वे दोनों एक ही समय पर जमीन पर पहुंचेंगे। ये देखने में किसी जादू जैसा लगता है। वाह! तो इसका मतलब जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। लेकिन क्या ये पृथ्वी पर हर जगह एक जैसा है? नहीं, और ये भी एक बहुत दिलचस्प बात है। पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है। यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और भूमध्य रेखा इक्वेटर पर उभरी हुई है, एक संतरे की तरह। ओके। इसका मतलब है कि ध्रुवों पर आप पृथ्वी के केंद्र के ज्यादा करीब होते हैं। और हमने अभी सीखा कि दूरी कम होने पर गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होता है। तो इसका मतलब जी का मान ध्रुवों पर थोड़ा ज्यादा होगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ध्रुवों पर ज्यादा और भूमध्य रेखा पर थोड़ा कम। ये अंतर बहुत मामूली है, लेकिन है। और इसी से वो जुड़ा है द्रव्यमान और भार का अंतर, है ना? जहां अक्सर लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। हाँ, ये तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। हम हमेशा कहते हैं मेरा वजन 60 किलो है। तो क्या हम सब गलत बोलते आ रहे हैं? मुझे तो यही लग रहा है। विज्ञान की नजर से देखें तो हाँ, आम बोलचाल में चलता है, लेकिन भौतिकी में द्रव्यमान और भार दो बिल्कुल अलग-अलग चीजें हैं। क्या है वो? देखिए, द्रव्यमान यानी मास, ये किसी वस्तु में पदार्थ की कुल मात्रा है। मतलब वो चीज कितने स्टफ से बनी है। ये एक मौलिक गुण है और कभी नहीं बदलता। कहीं भी? कहीं भी नहीं। चाहे आप पृथ्वी पर हों, चांद पर या गहरे अंतरिक्ष में। इसकी SI इकाई किलोग्राम है। ठीक है, तो द्रव्यमान है असली सामान। तो फिर भार क्या है? भार यानी वेट, ये वो बल है जिससे कोई ग्रह किसी वस्तु को अपनी ओर खींचता है। इसका फॉर्मूला है W = m × g। W = m × g। हाँ, यानी द्रव्यमान को गुरुत्वीय त्वरण g से गुणा करें। क्योंकि भार g पर निर्भर करता है, इसलिए जगह बदलने पर भार भी बदल जाता है। और इसकी इकाई? क्योंकि ये एक बल है, इसकी SI इकाई न्यूटन N है, किलोग्राम नहीं। तो जब कोई कहता है कि उसका वजन 60 किलो है,
तो असल में वो अपना द्रव्यमान बता रहा है। एकदम सही। उसका भार तो 60 को 9.8 से गुणा करके निकलेगा, जो लगभग 588 न्यूटन होगा। बिल्कुल। और सोचिए, चांद पर जहां गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का लगभग छठा हिस्सा है, वहां जी का मान भी बहुत कम है। तो उसी 60 किलो द्रव्यमान वाले इंसान का भार चांद पर सिर्फ 98 न्यूटन के करीब होगा। इसीलिए एस्ट्रोनॉट वहां उछल कूद पाते हैं। हाँ, उनका द्रव्यमान उतना ही है, वो पतले नहीं हो गए, बस चांद उन्हें कम जोर से खींच रहा है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण हर चीज को नीचे खींच रहा है, पर हम देखते हैं कि इस खिंचाव का असर हर जगह एक जैसा नहीं होता। जैसे एक कील दीवार में आसानी से घुस जाती है, पर मेरा हाथ नहीं। यहाँ क्या हो रहा है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि कितना बल लग रहा है, बल्कि ये है कि वो बल कैसे लग रहा है। और यहीं पर प्रणोद और दाब का सिद्धांत आता है। थ्रस्ट और प्रेशर। हाँ, थ्रस्ट एंड प्रेशर, ये दो नए शब्द आ गए, प्रणोद और दाब। इन्हें भी आसान करते हैं। जरूर। सोचिए, आप जमीन पर खड़े हैं, आपका वजन सीधा नीचे की तरफ एक धक्का दे रहा है ना? हाँ। विज्ञान की भाषा में किसी सतह पर लगने वाले इसी सीधे 90 डिग्री वाले धक्के को प्रणोद, थ्रस्ट कहते हैं। ओके, तो प्रणोद मतलब सीधा धक्का, और दाब? दाब यानी प्रेशर। हाँ, ये बताता है कि वो धक्का कितनी जगह पर फैल कर लग रहा है। इसका फॉर्मूला है दाब बराबर प्रणोद क्षेत्रफल। दाब बराबर प्रणोद क्षेत्रफल। अच्छा, तो ये वजह है, अगर उतना ही बल कम क्षेत्रफल पर लगाया जाए तो दाब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल। कील की नोक का क्षेत्रफल बहुत कम होता है, इसलिए हथौड़े की हल्की चोट से भी वो जबरदस्त दाब पैदा करती है और लकड़ी में घुस जाती है। और चाकू की धार भी इसीलिए पतली होती है। एकदम सही। और अब ऊंट वाले सवाल पर वापस आइए। ऊंट के पैर के पंजे चौड़े होते हैं। हाँ, ताकि वो रेत में धंसे नहीं। क्यों नहीं धंसते? क्योंकि उसका सारा वजन यानी प्रणोद ज्यादा क्षेत्रफल पर फैल जाता है। क्षेत्रफल ज्यादा होने से रेत पर दाब कम लगता है। कमाल है। ये तो रोजमर्रा की चीजों के पीछे का विज्ञान है। अच्छा, क्या ये दाब का सिद्धांत सिर्फ ठोस चीजों पर ही काम करता है या पानी जैसे तरल पदार्थों पर भी? हाँ, ये सीधा इसी से जुड़ा है। तरल और गैसें, जिन्हें हम सामूहिक रूप से तरल पदार्थ या फ्लूइड्स कहते हैं, वे भी दाब डालती हैं। कैसे? जब आप किसी वस्तु को पानी में डुबोते हैं तो पानी हर तरफ से उस पर दाब डालता है, लेकिन गहराई बढ़ने के साथ पानी का दाब बढ़ता है। मतलब किसी डूबी हुई चीज के निचले हिस्से पर पानी का दाब उसके ऊपरी हिस्से से ज्यादा होगा? एकदम। और इसी दाब के अंतर की वजह से पानी उस वस्तु पर नीचे से ऊपर की ओर एक कुल बल लगाता है। इसी ऊपर की ओर लगने वाले बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। बायोन फोर्स। बोयंट फोर्स या अपथ्रस्ट। ये बल गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के खिलाफ काम करता है और इसीलिए हमें चीजें पानी में हल्की महसूस होती हैं। और यहीं पर वो मशहूर कहानी आती है, यूरेका यूरेका वाली। आर्किमिडीज का सिद्धांत। हाँ, वही। कहते हैं कि राजा ने आर्किमिडीज को ये पता लगाने का काम दिया था कि उनका मुकुट शुद्ध सोने का है या नहीं, बिना उसे तोड़े। और उन्हें इसका जवाब नहाते हुए मिला। हाँ, जब उन्हें नहाते हुए टब में इसका हल मिला तो वो यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए गलियों में दौड़ पड़े। ये शायद विज्ञान के सबसे प्रसिद्ध आहा पलों में से एक है। तो क्या था वो सिद्धांत? आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है, जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूरी तरह या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह ऊपर की ओर एक बल का अनुभव करती है जो उस वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। इसे थोड़ा और सरल करते हैं, मतलब कोई चीज पानी में जितनी ज्यादा जगह घेरेगी, यानी जितना ज्यादा पानी हटाएगी, हाँ, पानी भी उसे उतनी ही ताकत से ऊपर धकेलेगा। बिल्कुल। और अब हम अपने सवाल के दूसरे हिस्से पर आते हैं, जहाज। इसी सिद्धांत की वजह से लोहे से बने हजारों टन के जहाज पानी पर तैर पाते हैं, जबकि एक छोटी सी लोहे की कील डूब जाती है। ये कैसे हो सकता है? दोनों ही तो लोहे के बने हैं। यहाँ पर खेल घनत्व यानी डेंसिटी का है। लोहे की कील ठोस होती है, उसका घनत्व पानी से बहुत ज्यादा है। जब उसे पानी में डालते हैं तो उस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल पानी के उत्प्लावन बल से कहीं ज्यादा होता है और वो डूब जाती है। और जहाज का डिजाइन ऐसा होता है कि उसका ज्यादातर हिस्सा अंदर से खोखला होता है, जिसमें हवा भरी होती है। अच्छा। इस वजह से जहाज का औसत घनत्व पानी के घनत्व से कम हो जाता है। वो अपने भार के बराबर पानी हटा पाता है और आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार पानी का उत्प्लावन बल उसे तैरने में मदद करता है। तो सेब पर तो सिर्फ गुरुत्वाकर्षण काम कर रहा था और वो नीचे गिरा,
लेकिन जहाज के मामले में गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ पानी का उत्प्लावन बल भी काम कर रहा है, इसीलिए जहाज जीत जाता है और तैरता रहता है। आपने पूरी कहानी को एक लाइन में समेट दिया, यही इसका सार है। ठीक है, तो आइए इस पूरी चर्चा को जल्दी से समेटते हैं। हमने सेब से शुरू करके जहाज तक का सफर तय कर लिया। जरूर। सबसे पहले हमने गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को समझा, F = G(m1m2)d²। ये कमजोर लेकिन लंबी दूरी तक काम करने वाला बल है। फिर हमने द्रव्यमान और भार के बीच का जरूरी अंतर जाना। द्रव्यमान असली सामान है जो कभी नहीं बदलता, लेकिन भार गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव है जो जगह के साथ बदल सकता है। और भार की इकाई न्यूटन है, किलोग्राम नहीं। हाँ, ये जरूरी है। इसके बाद हमने दाब का सिद्धांत देखा, प्रेशर = फोर्स एरिया, जो बताता है कि क्षेत्रफल कम होने पर दाब बढ़ता है। यही कील और चाकू का राज है। और अंत में हमने आर्किमिडीज के सिद्धांत को समझा। पानी ऊपर की ओर एक उत्प्लावन बल लगाता है जो वस्तु द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर होता है। और यही बल तय करता है कि लोहे का जहाज तैरेगा पर लोहे की कील डूब जाएगी। बिल्कुल, ये सभी सिद्धांत आपस में जुड़े हुए हैं। गुरुत्वाकर्षण वाकई एक ऐसा बल है जो हर जगह मौजूद है, फिर भी हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन आज की बातचीत से ये साफ है कि एक गिरते हुए सेब से लेकर तैरते हुए जहाज तक इसके नियम हर जगह काम कर रहे हैं। जाने से पहले श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जो आज की हमारी चर्चा से ही जुड़ा है। जरूर, एक मजेदार पहेली हो जाए। सोचिए, आपका कोई दोस्त आपसे ध्रुवों यानी पोल्स पर 1 किलो सोना खरीदने को कहता है। आप वहां एक बहुत सटीक स्प्रिंग वाली तराजू से तौलकर उसे सोना देते हैं। ठीक है। फिर आप दोनों भूमध्य रेखा इक्वेटर पर आते हैं और उसी तराजू पर उस सोने को दोबारा तौलते हैं। क्या आपका दोस्त सोने के वजन से सहमत होगा? अगर नहीं तो क्यों? ये एक बेहतरीन सवाल है। इसमें आज की चर्चा के कई पहलू छिपे हैं। इसका जवाब इस बात में छिपा है कि जी का मान पृथ्वी पर हर जगह एक जैसा नहीं होता। और स्प्रिंग वाली तराजू क्या मापती है, द्रव्यमान या भार? इस पर सोचिएगा।